कि न केवल छत्तीसगढ़ में बल्कि समूचे हिंदी बेल्ट में कोई लेखक सांप्रदायिक नहीं है। एक आध दो नाम मिल जाए ढूंढने से तो वो अलग बात है, लेकिन कोई सांप्रदायिक लेखक नहीं है। शायद सांप्रदायिकता रचना के बिल्कुल विरुद्ध है। हर रचना, ये बिल्कुल मेरा रेखांकित करने वाला वो ख्याल है कि हर रचना यदि रचना है तो प्रतिरोध है। रचना यदि रचना है उसको ऊपर से प्रतिरोध की जरूरत नहीं है। ये स्टीफन स्पेंडर भारत भवन आए थे, मैं भी था वहां जब वो कविता पढ़ रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा कि आपने प्रेम कविता लिखना बंद क्यों कर दिया? तो उनका जवाब था, मेरी हर कविता प्रेम कविता है। देख रहे हैं आप, स्पेंडर कहता है, अब तो मर गया बेचारा, कहता है कि मेरी हर कविता जो है वो प्रेम कविता है। तो ये सौभाग्य की बात है कि हिंदी के प्रति वैसा दुराग्रह कम से कम कवियों में नहीं। एक आध आंदोलन का स्मरण है मुझे। आप देखें डॉक्टर लोहिया जो थे, एक जमाने में उनका बड़ा असर था नवयुगों में। अंग्रेजी हटाओ आंदोलन उन्होंने शुरू किया, उसका असर युगों पर पड़ा। ये साइन बोर्ड वगैरह जो अंग्रेजी में लिखे जाते थे, सब में काला कारी पोतना, ये करना वो करना, ऐसा रायपुर में भी हुआ। लेकिन तुमको जान के मंत्र आश्चर्य होगा कि लोहिया से लगाव हिंदी के बड़े बड़े कवियों का था। अग्गे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, श्रीकांत वर्मा, रघुवीर सहाय, ये बड़े कवि हैं। इनका गहरा लगाव डॉक्टर लोहिया से, क्योंकि डॉक्टर लोहिया सामान्य नेता नहीं थे, चिंतक थे, विचारक थे। और उनकी हिंदी जो थी, मुझे नहीं पता तुमने उनकी किताब पढ़ी कि नहीं पढ़ी है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की। उसे उस हिंदी ने इम्पैक्ट डाला इन बड़े लेखकों को। लोहिया व्हील ऑफ हिस्ट्री वगैरह, इतिहास चक्र वगैरह जो उनकी किताबें हैं, वो बहुत बड़े विचारक थे। और ये जितने कवियों को मैं नाम ले रहा हूं, ये उनसे ये सीखते थे लोग। गनीमत जिस तरह की सांप्रदायिकता रघुवीर की हिंदी की पड़ी, उसका कोई असर उस तरह का जेन्युइन पोएट पर यहाँ के नहीं पड़ा। और श्रीकांत जी तो दिल्ली चले गए, उनकी अपनी एक भाषा थी जो न उर्दू मिश्रित थी और न संस्कृत मिश्रित थी। यानी स्रोत दो हैं, एक अंग्रेजी है, अंग्रेजी के प्रभाव से भाषा एक ही है, और दूसरा संस्कृत के से पढ़ी है। ये दोनों अतिवादों से बचे नहीं। जहाँ तक इसका विनोद जी का सवाल है, विनोद जी भी इन अतिवादों से बचे हुए। और कोशिश इन लोगों ने ये की कि बोलचाल
की भाषा को शब्द से नहीं, उस बोलचाल की भाषा में जो लय है, रिद्म, उसको पहचानने का प्रयत्न किया। परिणाम स्वरूप आंदोलनात्मक प्रक्रिया जो होनी थी वो इस तरह के छत्तीसगढ़ के लेखकों में, ये जो मेजर राइटर्स हैं, इनमें नहीं है। सर जी, मुक्तिबोध की जो हिंदी थी उसमें, मुक्तिबोध की हिंदी में थोड़ा मराठी ऐसा है। देखिए, मुक्तिबोध की मातृभाषा मराठी थी, यानी वो अपने जो इंटीमेट फीलिंग्स हैं वो मराठी में देखते हैं, फिर व्यक्त करते हैं। बोलचाल की जो भाषा थी मराठी थी। अब कविता लिखते थे हिंदी में, अब बात समझ रहे हैं? इंटीमेट फीलिंग की भाषा एक, मैं प्रेम एक भाषा में कर रहा हूं और कविता दूसरी भाषा में लिख रहा हूं, तो इससे क्या होगा? एक तनाव आएगा। वो तनाव मुक्तिबोध में दिखाई देता है। और इस मराठी से उन पर गलत असर भी पड़ सकता है, लेकिन जो एक रचनात्मक प्रभाव कहना चाहिए जिसको, वो तो उन्होंने ग्रहण किया। इसीलिए उनकी भाषा पंत की भाषा जैसे नहीं है, प्रसाद की भाषा जैसे नहीं है। वो अकेले हैं, उनका कोई गोत्र नहीं है। आप अगर इसको इस तरह से समझें, मतलब मैं प्रतीकों में कह रहा हूं कि मराठी का असर पड़ा, वो उनके दिखा बावजूद, क्योंकि एक अनकॉन्शियस भी तो होता है ना, जिसके बारे में हम खुद नहीं जानते, लेकिन वो अनकॉन्शियस कॉन्शियस से ज्यादा असर करता है। हमारा जो अनकॉन्शियस है, चेतन मन जो है, वो चेतन मन की अपेक्षा हमारे निर्माण में ज्यादा काम करता है। भय है, घृणा है, लोभ है, ये जो चीजें हमारे अनकॉन्शियस में रहती हैं, खासकर बचपन, ये तो अंत तक जाता है, और बदल जाए, रूप बदल जाए, लेकिन वो असर अंत तक करता है। तो छत्तीसगढ़ के कम से कम जो मेजर राइटर हैं, जो हिंदी के लेखक कहलाते हैं, इनमें उस तरह का आंदोलनात्मक हिंदी के प्रति दुराग्रह ऐसी कोई चीज नहीं है। मुक्तिबोध जी बहुत पढ़े लिखे आदमी थे, मार्क्सिस्ट साहित्य तो पढ़ा ही था उन्होंने, दोस्तोयेवस्की को गंभीरता से पढ़ा था, बल्कि एक तरह से उनकी कविता को परिभाषित करने के लिए देखा जाए तो दोस्तोयेवस्की एक बहुत बड़ा उदाहरण है। वो जासूसी उपन्यास बहुत पढ़ते थे, आपको मालूम, बहुत पढ़ते थे। अब अपने एक शिष्य से उन्होंने कहा कि तुम घूमते रहते हो सब जगह हिंदुस्तान में, कुछ अच्छी जासूसी उपन्यास भी लाया करो मेरे लिए। तो देखो कैसे मनोरोग बनता है किसी आदमी का। तो अब गौर कीजिए, मेरा एक लेख है, वो कहाँ जनसत्ता में प्रकाशित हुआ था, मुक्तिबोध और महल। महल में रहते थे मुक्तिबोध, मुक्तिबोध और महल उसका शीर्षक है। तो जो पुराना किला था राजनांदगांव का, उसमें उनको ठहरा दिया गया था। तो कहते थे कि यार पार्टनर, फ्यूडलिज्म में भी एक ग्रेंजर होता है, सामंतवाद में भी एक भव्यता होती है।
ताजमहल वगैरह क्या है, फ्यूडल है, पूरा का पूरा सामंती है, लेकिन उसमें भी एक भव्यता होती है। उनकी कविता में भी चीज है कि वो कॉन्शस और अनकॉन्शस का एक गहरा द्वंद्व उनकी कविता में है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि किसी अपराध के लिए हमेशा किसी दूसरे को दोष देना ये नहीं है। उनमें है कि इसके लिए मैं भी दोषी हूं, ये जो हुआ है इतना बड़ा कांड कोई भी, उसमें अन्य पर ही आरोप नहीं लगना चाहिए। मुक्तिबोध अदालत थे, न्यायाधीश थे और मुजरिम भी थे। अपने आप को खड़ा करते थे। ज्यादा अच्छे शब्दों में तुम कहना चाहो तो अपनी दोनों आंखों को देखते थे कि बड़ा मुश्किल काम है। अपनी दो आंखों को देखना ये बड़ा मुश्किल काम है। ऐसा होता नहीं है। हम अपनी आंखों से दूसरों को ही देखते हैं, अपनी आंखों से अपनी आंखों को नहीं देखते। वो टॉल्स्टॉय का एक उपन्यास है अन्ना केरेनिना, बड़ा प्रसिद्ध उपन्यास है। उसमें अन्ना जब आत्महत्या करने के लिए जाती है और रेल उधर से आ रही है, वो खड़ी हो जाती है, उसको उसकी दो आंखें अपनी ही दो आंखों को देखती हैं। मुक्तिबोध में एक चीज थी और इसलिए वो बड़े कवि थे। तो इन किसी में भी उस तरह की भाषा के प्रति दुराग्रह नहीं है।